हेलो एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। हमें बात करनी है 16th नंबर के फाइनेंस कमीशन में न्यू मेंबर अपॉइंट हुआ है, उन नए पर्सन के बारे में बात करना है। इसके अलावा कुछ साइंस और टेक की भी न्यूज़ है। वीडियो के एंड में रिवीजन क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, एंड क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए देना चाहती हूँ। अभी तक हमने एसएससी में एसएससी सीजीएल 2022 और 2023 में हिस्ट्री के सभी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है विद एक्सप्लेनेशन। तो 2022-23 सीजीएल के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और अब हम एसएससी जेई में हिस्ट्री के 2022-23 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? इसके बाद हम मूव हो जाएंगे कहाँ पर? ये हिस्ट्री के लिए इतने वीडियो काफ़ी हैं पीवाईक्यू के लिए। इन वीडियोस को आपको देखने के बाद मैं इतनी गारंटी ज़रूर ले सकती हूँ कि आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि हिस्ट्री से कैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है इतना आइडिया तो हो गया होगा। क्या कहते हो आप लोग, हुआ है कि नहीं? अब बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च करने के लिए। तो बिल्कुल मैं बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने कहा है आप लोगों से, आपके पेपर से पहले पूरी हिस्ट्री में कंप्लीट करा दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं समय क्यों चाहिए वो भी मैं बताती हूँ। बिकॉज मुझे शिफ्ट करना है, बेंगलुरु में शिफ्ट हो रही हूँ और कुछ दिन में, 2-3 दिन में ये बोर्ड भी चला जाएगा ट्रांसपोर्ट में। तो फिर मुझे वो छोटी स्क्रीन पे वीडियो लेना पड़ेगा, जैसे मैं बहुत पहले लिया करती थी। थोड़ा समय इसलिए मुझे चाहिए है जिससे वापस से बोर्ड आ जाए मेरे पास और वहाँ पर मैं पूरा हिस्ट्री आप लोगों के लिए तैयार करवाऊँ। मैं नहीं चाहती कि कोई सीरीज स्टार्ट की जाए और बीच में ब्रेक हो। तो ब्रेक होता है ना, तो मुझे भी मज़ा नहीं आता, मेरी लिंक टूट जाती है और आई थिंक आपको भी मज़ा नहीं आता होगा ना यार, कि अचानक से गांधी जी जेल में पहुंचे थे और फिर 2-3 दिन हो गए हैं, अब पता ही नहीं चल रहा गांधी जी जेल से बाहर निकले हैं कि नहीं। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं बस रुकी हुई हूँ। तब तक हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने एसएससी के सीजीएल के हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखा और जेई के देख लेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, सिमिलर हम ज्योग्राफी के लिए, मतलब एसएससी सीजीएल 2022-23 और जेई में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, वो हम देख लेंगे, तो उसका भी डेटा आपको रेडी हो जाएगा। सिमिलर हम पॉलिटी के लिए कर लेते हैं और सिमिलर फॉर हम साइंस के लिए कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, ये जो चारों सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस, इनके एटलीस्ट आपके पास 3-3 साल के पीवाईक्यू तो रेडी हो जाएंगे ना। बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और पता भी चल जाएगा हर एक सेगमेंट से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो फायदा आपका ही है। और फिर जैसे ये प्यारा सा बोर्ड मुझ तक पहुंचता है तो हम हिस्ट्री की सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। तो क्या कहते हो आप लोग, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? हाँ, लेकिन इन वीडियोस को जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 10 अप्रैल के इंपॉर्टेंट डे पर। तो 10th ऑफ अप्रैल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ठीक है, यहाँ पर एक केमिस्ट हैं, जर्मन केमिस्ट, जिनका नाम है डॉक्टर सैमुअल हैनमन। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जिसकी थीम क्या है, एम्पावरिंग रिसर्च इनहांसिंग प्रोफिशिएंसी अ होम्योपैथिक सिंपोसिज्म। ये इस साल यहाँ पर थीम डिसाइड की गई है। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। पहले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है मनोज पांडा। इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना इनका नाम। ठीक है, मनोज पांडा अपॉइंटेड मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट लिख कर देती हूँ, आपके आने वाले समय में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो भी जिस भी सब्जेक्ट के आपके एग्जाम होने हैं, एसएससी के, डिफेंस के, रेलवे के, कुछ भी एग्जाम होने हैं, उसमें 16th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जब 15th फाइनेंस कमीशन था तो हमेशा उससे क्वेश्चन आता था। यहाँ पर अभी 16th फाइनेंस कमीशन से आपको क्वेश्चन आएगा। वो कुछ भी पूछ सकता है, कितने मेंबर है, कौन इनमें से मेंबर है, कौन मेंबर नहीं है, कितने फुल टाइम मेंबर है, कितने पार्ट टाइम मेंबर है, अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करेंगे, इनकी रिकमेंडेशन कब मानी जाएगी, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप 7 स्टार लिख लीजिए। ठीक है, डन। तो मनोज पांडा अपॉइंटेड मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। आप तो कहेंगे कि मैडम ये तो हो चुका था, पहले ही सारी नियुक्तियां हो चुकी थी, चेयरमैन अपॉइंट हो गए थे, मेंबर भी अपॉइंट हो गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक पर्सन थे जिनका नाम है निरंजन राज अध्यक्ष। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ये पोजीशन खाली हो गई थी, इसलिए इनकी ही जगह मनोज पांडा जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन जो 16वें नंबर का वित्त आयुक्त है वो कब बना,
तो 31 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द आर्टिकल 280 हमारे अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग का गठन किया है। ठीक है, ये जो फाइनेंस कमीशन होता है ये 5 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है और मनोज पांडा 16 फाइनेंस कमीशन के नए सदस्य बन गए हैं। इनका टेन्योर कब तक होगा? जब तक ये 16 फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है या फिर 31 आप देखेंगे अक्टूबर 2025 तक इनका कार्यभार होगा, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, अब चेयरमैन के बारे में बात करते हैं। तो 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया, जो कि आपको पता है फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं नीति आयोग के। अब यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं, एक तो मनोज पांडा जी हैं, इसके अलावा आप देखेंगे अजय नारायण झा, अन्नी जॉर्ज मैथ्यू एंड सौम्या कांति घोष, ये सभी जो है वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये लोग अपनी जो रिकमेंडेशन, मतलब इनकी जो रिकमेंडेशन आएगी, 16वें वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन आएगी वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2032 तक एप्लीकेबल रहेगी। तो 2026 से 2032 तक इनकी रिकमेंडेशन, इनकी जो भी बातें कही जाएंगी वो एप्लीकेबल होंगी हमारी कंट्री में। अब बात करते हैं हमारे देश के पहले वित्त आयुक्त के बारे में। तो हमारी कंट्री के पहले फाइनेंस कमीशन कौन थे? आप देख पाएंगे यहाँ पर 1951 में केसी न्योगी को अपॉइंट किया गया था। कौन थे? केसी न्योगी। और पहला जो फाइनेंस कमीशन था उनकी रिकमेंडेशन कब से कब तक मानी गई? तो 1952 से 1957 तक पहले वित्त आयोग की रिकमेंडेशन को हमारे देश में लागू किया गया था। ठीक है, अभी जो वर्तमान में जिस कमेटी की रिकमेंडेशन हमारे देश में अप्लाई की जा रही है वो है 15th फाइनेंस कमीशन, 15वें नंबर का वित्त आयुक्त, जिसको अब प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था 2017 में। और 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन कौन है? आंसर है एनके सिंह है। कौन है? एनके सिंह है। और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो 2020-21 से 25-26 तक हमारे देश में लागू होंगी। क्लियर? तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर के बारे में। भले ही वर्ल्ड रैंकिंग इनकी 95 है, बट हम बात कर रहे हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में कि इंडिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं सुमित नागाल। बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन मॉन्टे कार्लो मास्टर सिंगल। तो लगभग 42 ईयर्स के बाद मॉन्टे कार्लो मास्टर सिंगल के फाइनल राउंड तक यहाँ पर सुमित नागाल पहुंचे और ऐसा करने वाले ये पहले इंडियन बन चुके हैं। ठीक है, 95th रैंक अनसीडेड सुमित नागाल हैज नाउ बिकम द 3rd इंडियन। ये तीसरे नंबर के भारतीय बन चुके हैं टू रीच द मेन ड्रॉ ऑफ द मॉन्टे कार्लो मास्टर। 42 साल बाद पहले हैं, अदरवाइज पूरा देखा जाए तो तीसरे नंबर के भारतीय हैं। अगर आप देखेंगे इसके पहले विजय अमृतराज 1977 में और रमेश कृष्णन 1982 में मॉन्टे कार्लो के मेन ड्रॉ में पहुंचे थे और 42 सालों के बाद सुमित नागाल यहां पर पहुंच रहे हैं। अब इस टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये एक मेंस प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट में होता है। किस कोर्ट में? क्ले कोर्ट में ये टूर्नामेंट होता है। एवरी ईयर अप्रैल के महीने में से ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्रांस में। ठीक है, सुमित नागाल बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन अ मैच इन अ मास्टर 1000 टूर्नामेंट ऑन द क्ले कोर्ट। इसके अलावा हमारे एक और प्लेयर हैं जो कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हैं रोहन बोपन्ना। और रोहन बोपन्ना मेंस डबल कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनके पार्टनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है मैथ्यू इब्डन। उनके साथ बेसिकली ये मेंस डबल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉन्टे कार्लो मास्टर में। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन हरिंदर सिंह हैज बीन अपॉइंटेड नेशनल वीमेंस हॉकी कोच। तो हमारे जो आने वाले 2028 की अगर हम बात करेंगे, 2028 में जो लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स होंगे तब तक के लिए हमारी जो वीमेंस हॉकी टीम है उसके कोच अपॉइंट किए गए हैं हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी भी रहे हैं। तो आप तो कहेंगे कि मैडम द्रोणाचार्य अवार्डी तो कोचेस को मिलता है। आंसर है बिल्कुल सही बात है। ये 2018 में हमारी सीनियर मेंस नेशनल टीम के कोच थे और अब इन्हें नेशनल वीमेन हॉकी टीम का कोच बनाया गया है। कब तक? 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स तक के लिए इन्हें बनाया गया है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है जॉन अल्फ्रेड टिनिश वुड। ठीक है, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इनकी एज है 111।
अच्छा जल्दी से मुझे बताओ आर्टिकल 111 में क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 111 क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो आर्टिकल आई एम सॉरी, इनकी एज है 111, नाम है जॉन अल्फ्रेड टेनिशवुड और ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन बन गए हैं और इन्हें रिसेंटली देखो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। 111 साल के हैं, इंग्लैंड के हैं, मेंस कैटेगरी में। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल में ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन इन द वर्ल्ड कौन है, तो आप देखेंगे मारिया ब्रेनियास मोरेरा जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं और ये 117 साल की हैं और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन है, ठीक है, डन। चलिए, तो इस तरीके से जितने भी पर्सन न्यूज में थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, ECI सुविधा पोर्टल सर्विस। इलेक्शन कमीशन का एक पोर्टल होता है विच इज सुविधा पोर्टल, ठीक है। अभी सुविधा पोर्टल में क्या होता है हम जानते हैं, लेकिन पहले न्यूज क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली हमें बताया है कि सुविधा पोर्टल में 73,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं जब से लोकसभा के इलेक्शन की डेट को अनाउंस किया गया है। क्लियर। अब ये क्या है, तो बेसिकली सुविधा पोर्टल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही डिजाइन किया है और ये एक प्लेइंग फील्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोवाइड करती है और यहाँ पर फर्स्ट कम बेसिस पे आपको सर्विसेज दी जाती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी भी पार्टी से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे कैंपेन करना चाहते हैं, रैली निकालना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो इसकी परमिशन की रिक्वेस्ट आपको इसमें देनी होगी, जिससे हर एक पार्टी को फेयर इलेक्शन के चांसेस मिले, ट्रांसपेरेंसी हो और सबको इक्वल चांसेस बेसिकली यहाँ पर हो। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे ये काम करता है। क्लियर है, डन। तो इट कैटर टू परमिशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग रैलीज, ओपनिंग टेम्पररी पार्टी ऑफिसेज, डोर टू डोर कैनवासिंग, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर एटसेट्रा, पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करने, तो सबकी परमिशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी टू ऑर्गेनाइज शक्ति फेस्टिवल of music and dance at 7 different Shakti Peeth in the country 9 to 17th of April। देखिएगा हमारे देश में जितने भी शक्तिपीठ हैं उनमें से 7 शक्तिपीठों पे संगीत नाटक अकादमी शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस को ऑर्गेनाइज कर रही है। उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, कामाख्या देवी टेम्पल से होगी और कामाख्या देवी टेम्पल आपको आसाम के गुवाहाटी में देखने को मिलेगा एंड कामाख्या देवी टेम्पल शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ से शक्ति उत्सव का आयोजन किया जाएगा बाय द संगीत नाटक अकादमी। 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ये पूरा कार्यक्रम देखने को आपको मिलेगा 7 अलग अलग लोकेशन पे। तो शुरुआत होगी कामाख्या टेम्पल से गुवाहाटी असम से और खत्म होगी कहाँ, खत्म होगी 17 अप्रैल को हमारा मध्य प्रदेश में, MP में हर सिद्धि मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में ये पूरा कार्यक्रम कंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग ने मुद्रा लोन के बारे में या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में सुना है? नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 2015 में लाया गया था। इसमें बेसिकली अप टू 10 लाख रुपीस का, लगभग 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल बिजनेसेस को जो अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। क्लियर है, ये होती है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ डेटा सामने आया है। क्या डेटा बताया गया है कि मुद्रा लोन जो है उसमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट या डिसबर्स किया गया है इन FY24। अभी जो हमारा वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना, उस फाइनेंशियल ईयर में 5.20 लाख करोड़ आप देखेंगे इतना लोन बांटा गया है अलग अलग बिजनेसेस के लिए और जिसमें से 70% वीमेन्स हैं, महिलाएं हैं। क्लियर है, जबकि लास्ट ईयर मतलब जो इसके पहले FY23 था उस समय 4.40 लाख करोड़ लोन बांटा गया था, लेकिन इस बार 5.20 लाख करोड़ लोन यहाँ पे बांटा गया है अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये डेटा रिसेंटली पब्लिश किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप लोन अमाउंट के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे जो PM मुद्रा योजना होती है ना, इसमें आप देखो मैक्सिमम लोन तो आपको अप टू 10 लाख रुपीज तक का मिलता है, लेकिन उस लोन की 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु मतलब बच्चा, ठीक है, तो बच्चा लोन जो है वो अप टू 50,000 रुपीज तक का आपको लोन दिया जाएगा। किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपीज तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है और तरुण में 5 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर।
अब प्रोसेसिंग फी, तो जो शिशु और किशोर लोन होते हैं उनके लिए कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं होती, और जब तरुण अमाउंट का लोन आप लेते हैं तो उसमें 0.5% आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जो न्यू बिजनेसेस हैं और जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो सभी यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और रीपेमेंट का पीरियड 3 से लेकर 5 साल के बीच में होता है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन के बारे में। आप लोग ने यूरोपियन यूनियन के बारे में तो डेफिनेटली सुना ही होगा। यूरोपियन यूनियन में यूरोप कॉन्टिनेंट के कई सारे देश यहाँ पे शामिल हैं और ये आपस में ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, ठीक है ना। इनका आपस में अपना ही एक इकोसिस्टम होता है। इसी तरीके का कुछ इकोसिस्टम हम भी यहाँ पर रेडी करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन का फॉर्मेशन किया गया। यहाँ पर 5 देश आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो 5 देश, तो आप देख पा रहे हैं रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया एंड बेलारूस। इन 5 देशों ने मिलके यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन का फॉर्मेशन किया है और इंडिया अब इनके साथ नेगोशिएट कर रहा है, इन 5 कंट्रीज के ग्रुप के साथ। नेगोशिएशन किस मैटर पे हो रहा है, तो नेगोशिएशन या बार्गेनिंग हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, ठीक है। तो इंडिया यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन रिसेंटली हेल्ड टॉक टू फॉर्मली स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर है। इस बॉडी का फॉर्मेशन या यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट लाइक अ यूरोपियन यूनियन, जिससे ये आपस में ट्रेडिंग कर सके और जो भी ट्रेड बैरियर है उसको भी हटाया जा सके। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये सारा नेगोशिएशन हो रहा है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 2014 में हुआ था, 2014 में। कजाकिस्तान में फॉर्मेशन हुआ था। 5 मेंबर कंट्रीज है, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इन 5 कंट्रीज में से इंडिया की सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो रशिया के साथ होती है। FY23 में इंडिया और रशिया के बीच की जो ट्रेडिंग थी वो $49.4 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा ऐसा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन और इंडिया के बीच में रिसेंटली नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ है फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इनमें से कौन सी कंट्री है जो EEU मतलब यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन का पार्ट नहीं है, या फिर कितनी कंट्री हैं, तो 5 कंट्रीज हैं। कौन सा पार्ट नहीं है, तो आप देखेंगे मंगोलिया के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया, तो मंगोलिया यहाँ पे पार्ट नहीं है। डन इतनी चीजें, ओके। चलिए नेक्स्ट है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एडिंग नेबर्स इन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एक्सट्रीम वेदर। यहाँ पर हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने हमारी जो नेबरिंग या पड़ोसी कंट्रीज हैं, 5 ऐसी कंट्रीज के नाम अनवील किए हैं जिनको हम टेक्निकल सपोर्ट तैयार करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम रेडी करने के लिए फॉर एक्सट्रीम वेदर। कई बार एक्सट्रीम वेदर होने के कारण, साइक्लोन आने के कारण, ज्यादा रेनफॉल होने के कारण या रेनफॉल की कमी होने के कारण, कई सारी क्लाइमेट कंडीशन के कारण आप देखते हैं कंट्री को नुकसान, उनके प्रॉपर्टी, असेट और लोगों का नुकसान होता है। इसलिए यहाँ पे इंडिया ने डिसाइड किया है और 5 नामों को अनवील किया है जिसकी हम टेक्निकल मदद करेंगे। वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो आप देखेंगे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव एंड मॉरिशियस है। क्लियर है। अब इंडिया ने अचानक से ऐसा फैसला क्यों लिया, अचानक से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर एंट्री होती है यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव है जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, ठीक है। इसका प्राइमरी फोकस है ऐसी कंट्री जो आइलैंड नेशन है, इसके अलावा जो लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को हमें रेडी करना है और एक पूरा नेटवर्क रेडी करना है 2027 तक, ऐसा यूनाइटेड नेशन ने कहा है। और कहा है कि जो डेवलप्ड नेशन है या डेवलपिंग कंट्री है जिनके पास ऑलरेडी ऐसे सिस्टम्स है, वो अपने पड़ोसियों की मदद करो, उनको भी टेक्निकल सपोर्ट दो जिससे वो भी एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को रेडी करे। इसी इनिशिएटिव के अंदर इंडिया गवर्नमेंट ने 5 देशों के नाम हमें बता दिए हैं, ठीक है। डन इतनी चीजें। COP27 में ये फैसला यूनाइटेड नेशन ने लिया था। एम क्लियर है, 2027 तक हमें इस तरीके से वार्निंग सिस्टम को रेडी करने का काम करना है, ठीक है। डन। अब बात हो रही है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, जिसका फॉर्मेशन 1875 में हुआ था और ये डिपार्टमेंट अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करता है। हेडक्वार्टर इनिशियली कोलकाता में था, फिर बाद में इसको शिमला, देन पुणे शिफ्ट किया गया और फाइनली इसे न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल कौन है, मृत्युंजय महापात्रा, आपको मिल जाएंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं एक और कंट्री के बारे में जिसका नाम है जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे सिंस 2008 से यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। ये कई बार इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करेंसी बदल चुके हैं। आपको मैं बता दूं, इन्होंने ना $10 ट्रिलियन तक का नोट निकाल चुके हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, यहाँ पर एक समय में 500-800% तक इन्फ्लेशन थी, मतलब लोग बोरों में भर के पैसे ले जा रहे थे। ये हालत थे जिम्बाब्वे की, और इन्होंने इन्फ्लेशन के चलते हुए वापस से अपनी करेंसी को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे इंट्रोड्यूस अ न्यू गोल्ड बैक करेंसी जिग, ZIG, जिग नाम से करेंसी इन्होंने लॉन्च की है जिसका नाम है जिम्बाब्वे गोल्ड। क्लियर है? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, इन्फ्लेशन या महंगाई दर बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा यहाँ पर जिम्बाब्वे में आप देखेंगे बहुत ही कम रेनफॉल हुई, जिसके कारण सूखा की समस्या आ गई, और सूखे की समस्या के कारण जो क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ वो बहुत कम हुआ, और आधे से ज्यादा क्रॉप जो थी वो खराब हो गई, और खाने की समस्या भी पैदा हो गई। इसलिए यहाँ पर यह फैसला लिया गया, और जिम्बाब्वे ने एक नई करेंसी जिसका नाम है जिम्बाब्वे गोल्ड या जिग करेंसी को लॉन्च करने का काम किया है। क्लियर? इतनी चीजें डन। The ZIG will replace the Zimbabwean dollar, which has lost 3/4 of its value so far this year. तो बहुत जल्दी जिम्बाब्वेन डॉलर को जिग करेंसी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि एनुअल इन्फ्लेशन 55% एवरी मंथ यहाँ पर देखा गया, मतलब 55% महंगाई दर को यहाँ पर देखा गया। यहाँ पर गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने 21 डेज का समय दिया है लोगों को कि वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हैं, मतलब पुराने नोट को नए नोट के साथ चेंज करा सकते हैं। तो ये नई करेंसी है जिसके बारे में बात कर रही थी जिग। क्लियर? इतनी चीजें डन। अब इसके अलावा इन्होंने कहा है यूएसए डॉलर स्टिल लीगल टेंडर रहेंगे, क्योंकि आज भी जिम्बाब्वे में जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होता है अप टू 85% वो यूएसए डॉलर में होता है। तो यूएसए डॉलर जो है अभी भी लीगल टेंडर रहेंगे। ये 6th टाइम है सिंस 2008 यहाँ पर जिम्बाब्वे अपनी करेंसी को चेंज कर रहा है। अभी जो जिग बैंक नोट होंगे वो ₹1 से ₹100 के डिनोमिनेशन में होंगे, और कुछ कॉइन्स को भी प्रिंट करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या कोई भी हम नोट प्रिंट कर लेते? नहीं, उसके लिए चेक किया जाता है कि आपका गोल्ड रिजर्व कितना है। गोल्ड रिजर्व के रिस्पेक्ट में ही तो आप करेंसी इशू करते हैं। तो जिम्बाब्वे के सेंट्रल बैंक के पास 2.1 टन ऑफ गोल्ड है, और अदर असेट्स है, डायमंड्स है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, अब एक और डेंजर सी चीज आ गई है मार्केट में जिसका नाम है वॉइस क्लोनिंग। ठीक है, और वॉइस क्लोनिंग, वॉइस इंजन को रिसेंटली लॉन्च किया है ओपन एआई ने। ठीक है, ओपन एआई ने डेवलप किया है वॉइस क्लोनिंग सिस्टम जिसका नाम है वॉइस इंजन। वॉइस क्लोनिंग क्या करती है? बेसिकली ये किसी भी पर्सन की वॉइस को क्लोन कर सकती है। मान लेते हैं कि आपके फादर है, मदर है, आपका कोई लव वन है, तो उसकी आवाज़ को वो क्लोन कर सकती है। तो आने वाले समय में एक कंसर्न भी पैदा हो सकता है कि कोई भी स्कैमर है वो आपके जो लव वन है या आपकी फैमिली मेम्बर की वॉइस को क्लोनिंग करके आपको डराए, धमकाए या आपसे पैसे मांगे। हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पर देखेंगे इसे लॉन्च किया गया है। दिस न्यू टूल कैन जनरेट रियलिस्टिक एंड कस्टमाइज वॉइस बेस्ड ऑन जस्ट 15 सेकेंड ऑडियो सैंपल। डन। अब यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, जब भी आपको फुर्सत मिले आप इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये वो सारे टूल है, एआई टूल, जिनको रिसेंटली ही, मतलब कुछ समय में ही लॉन्च किया गया है। जैसे कि सौरा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या करती है, जो हमारे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स होते हैं ना, उससे 1 मिनट का इंस्टेंट वीडियो क्रिएट कर लेती है, राइट। वैसे ही बार्ट के बारे में भी जानते हो आप लोग कि बार्ट एक चैटबॉट है जो कि गूगल का है। वैसे यहाँ पे कुछ और आपको टर्म्स दिख रहे हैं एआई के, और उनका फंक्शन क्या है आप इसे पढ़ लीजिएगा। और ये जो टॉपिक होता है ये आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड एंड साइंस एंड टेक से रिलेटेड होता है, और जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी होता है। ठीक है, तो लिस्ट आपको मिल जाएगी पीडीएफ में। अच्छा, पीडीएफ के बारे में तो बताया ही नहीं। पीडीएफ डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है क्लास के बाद। कहाँ पर? टेलीग्राम में। और टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हैं पूजा जैन CA 247, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, तो वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है GCC, मतलब गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब से GCC का फॉर्मेशन हुआ है, कब हुआ है? 1981 में। तो जब से GCC का फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद से पहली बार यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया है, विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी।
ठीक है, अब ये विजन क्यों आया है रीजनल सिक्योरिटी का, आइए हम इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम जीसीसी के बारे में बात करते हैं। तो जीसीसी में आप देखिएगा, ये जो कुछ कंट्रीज आपको दिख रही जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, आपका मस्कट या ओमान, सॉरी, ये जो कंट्रीज है ना, ये आपकी एक अलायंस है जो कि 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुप है, 1981 में बनाया गया था। और इनकी जो कल्चरल वैल्यूज है, क्योंकि सब इस्लामिक नेशन है और सबके जो कल्चरल वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, इसलिए उनका एक संगठन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस्लामिक कल्चर इसमें देखने को मिलता है और इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेशन बेसिस पे होती है। अब यहाँ पर विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी क्यों बनाया जा रहा है, तो इसका प्रिंसिपल यही है कि हम अपनी एक तो कल्चर को शेयर कर सके, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट भी कर सके, ठीक है। इसके अलावा इनमें से किसी कंट्री पे भी जो अटैक होगा वो हम पूरे ग्रुप पे अटैक माना जाएगा। जैसे कि नेटो की कोई कंट्री पे कोई कंट्री अटैक करती है तो वो पूरा नेटो पे अटैक माना जाता है ना, सिमिलर वैसा ही है। इसके अलावा हम काउंटर टेररिज्म पे काम करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम करेंगे और किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को हम पीसफुली यूज कर सकते हैं, अच्छे कामों में यूज कर सकते हैं, उस पर भी डिस्कशन होगा। इसलिए यहाँ पर विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी पे बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है टाटा फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय द स्पेस एक्स। तो देखिएगा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गया है टाटा, ठीक है, जिसने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट TSAT-1A को लॉन्च किया है, ठीक है। कहाँ से? स्पेस एक्स की मदद से लॉन्च किया है। So Tata launched India's first private Earth observation satellite, which is TSAT-1A. ठीक है, किसने लॉन्च किया है? टाटा सन की है एक सब्सिडरी है जिसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि अभी तक केवल इसरो ही था हमारे देश में जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा था। क्लियर? इन्होंने बताया है कि हम ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इनका इस्तेमाल हम डिफेंस में भी करेंगे, इसके अलावा हमारे जो टारगेट है वो कमर्शियल ऑपरेशन ज्यादा यहाँ पर होगा। लॉन्च कहां से किया है? तो स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से इसको लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा यूएसए से। ये जो सैटेलाइट है ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, मतलब ये डेटा को कलेक्ट करेगी, पिक्चर को कलेक्ट करेगी और सैंपल को अर्थ स्टेशन पे पहुंचाएगी। अब बात हो रही है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बारे में, और एक ज्वाइंट वेंचर है किसका? टाटा सन्स और बोइंग कंपनी यूएसए का एक ज्वाइंट वेंचर है जो कि एक स्पेस के सेक्टर में लीडिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन चुकी है डिफेंस एंड एरोस्पेस में, एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको मिल जाएगा। डन, ये थी आज की हमारी न्यूज। एक और न्यूज है जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है। क्या है भाई ये? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विथ एग्रीगेटेड कैपेसिटी ऑफ 15 गीगावाट आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन द कंट्री। हमारे देश में 15 गीगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन पे है। हम इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को रेडी कर रहे हैं, ठीक है। The hydro capacity is likely to increase from 42 gigawatt to blank by the 2031-32। हमारे देश में जो 42 गीगावाट हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कब तक, मतलब कितनी हो जाएगी? 2031-32 तक, 31-32 तक। तो आंसर है 67 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन है पीटर पेलेग्रिनी, इन्हें रिसेंटली किस देश का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? आंसर है स्लोवाकिया। ओके, नेक्स्ट, योगा महोत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस। किस प्लेस में योगा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो पुणे, महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विप्रो के न्यू सीईओ और एमडी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो श्रीनिवास पालिया अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है who became the first ever Indian to win a man draw match at the Monte Carlo Master at France? So answer is सुमित नागल। इनके बारे में आज ही हमने डिस्कस किया एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। और क्वेश्चन सिंपल सा है, सितवे पोर्ट कहाँ पर है, इतनी सी बात पूछी जा रही है। सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन ओवरऑल मैंने पूछ लिए हैं, एक आर्टिकल 111 में क्या है और दूसरा है सितवे पोर्ट कहाँ पर है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, सही रिप्लाई भी मैं वहीं पे कर दूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लिंक को प्लीज शेयर करके जाइएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी ग्रुप में आप ऐड हो तो उन ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे एंड लाइक बटन पे क्लिक करना भी नहीं भूलना है। सो टेक केयर।